हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसमें हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था अप टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक बार अगर फिर आप चार्ट पर नजर डालें तो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड किया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने देखा था टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड बच्चों, नाउ वी कम टू वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट? तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं बच्चों, इट सिंपली रेफर्स टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और वेसाइकल्स। क्या होते हैं वेसाइकल्स? These are microscopic membrane bound bubble like structures। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, समझिएगा। माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक मींस ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इतने छोटे कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखे जा सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो भी कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पता होगा कि माइक्रोस्कोप बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर बच्चों बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हम बहुत ही छोटी छोटी चीजों को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ओके, नाउ These are also membrane bound structures। membrane bound मतलब इनकी भी मेम्ब्रेन होती है। and these are bubble like structures। बच्चों, सोप बबल आप सभी ने देखे होंगे, तो बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। इनकी मेम्ब्रेन का भी बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। मींस जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाती है, इनकी मेम्ब्रेन में भी क्या पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्लस उसमें क्या एम्बेडेड होते हैं? प्रोटीन्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। ओके, सो वेसिकल्स की फॉर्म में जब मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, तो उसे बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अब याद कीजिए बच्चों, ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब जब मटेरियल्स को अंदर लिया जाए इनटू द सेल, एंडोसाइटोसिस। जब मटेरियल्स को बाहर भेजा जाए, एक्सोसाइटोसिस। और ये प्रोसेस होगा किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। तो सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस की बात करेंगे और उसके बाद एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? अपटेक ऑफ मटेरियल्स इनटू अ सेल विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। यानी बाहर से मटेरियल्स को सेल के अंदर लिया जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ऑफ कोर्स ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होगा? वेसिकल्स की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने देखा था बच्चों, याद कीजिए, एंडोसाइटोसिस थ्री टाइप्स का होता है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को बच्चों सेल ईटिंग भी बोलते हैं, मींस सेल इज ईटिंग समथिंग। और बच्चों कॉमन सेंस की बात है, हम खाते क्या है? सॉलिड्स को खाते हैं और लिक्विड्स को पीते हैं। वेरी सिंपल। ओके, तो पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं बच्चों सेल ड्रिंकिंग, जबकि फैगोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग। ओके, तो पढ़िए क्या डेफिनेशन हुई इसकी। इंजेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय अ सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। आपने एक वर्ड सुना होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है उसमें? फर्स्ट इंजेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? होलोजोइक, मींस कंप्लीट एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके थ्री सिंपल स्टेप्स है। फर्स्ट इंजेक्शन, वी इंजेस्ट समथिंग, वी ईट समथिंग, देन डाइजेशन एंड देन इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। तो उसी प्रकार यहां पर जब सेल सॉलिड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करेगी तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। इसी बात को बच्चों एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो गौर कीजिएगा, सपोज ये एक सेल है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पर एक बैक्टीरियल सेल है, इसको एनगल्फ किया जा रहा है बाय अ फैगोसाइटिक सेल। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है। फॉर एग्जांपल आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स कई सारी टाइप्स की होती है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स
लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो बच्चों इसमें से जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना एंड मोनोसाइट्स, ये फेगोसाइटिक इन नेचर होती है, यानी क्या परफॉर्म करती है, फेगोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल बच्चों, कहीं पर चोट लगी पर्सन को, तो जो वुंड साइट है वहां से इंफेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, बिल्कुल है ना, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने वहां से हमारी बॉडी को इन्वेड कर दिया, इंफेक्शन हो गया उसका। तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है नॉर्मली कि जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, है ना, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया को क्या कर सकती हैं, ये खा सकती हैं। बाय विच प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस। क्या होता है इस प्रोसेस में, गौर कीजिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरियल सेल आया, तो जैसे ये कांटेक्ट में आता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल को सिग्नल मिलता है कि देयर इज समथिंग टू बी ईटन, देयर इज समथिंग टू बी ईटन, कुछ है जिसको खाया जा सकता है। तो यहां पर सेल सबसे पहले, है ना, जैसे ही बैक्टीरियल सेल कांटेक्ट में आया फेगोसाइटिक सेल के, यहां पर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। देखा बच्चों आपने ये स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फीट, है ना, फीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो कैसे फॉर्मेशन हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड होती है बच्चों, इट, है ना, इसे बोलते हैं आउटवर्ड फोल्डिंग, या एक और वर्ड है इवेजिनेशन। क्या वर्ड है बच्चों, EVAGINATION, इवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो इवेजिनेशन हुआ, स्यूडोपोडिया बने, और यहां पर अल्टीमेटली ये जो एंड्स हैं इनके स्यूडोपोडिया के, ये फ्यूज कर जाएंगे और इस तरह से अल्टीमेटली एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज अ वेसिकल। इसके अंदर आप देख सकते हैं पिंक कलर में जो शो किया गया, वो क्या चीज है, बैक्टीरियल सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो वेसिकल बना बच्चों फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से, इसे क्या नाम देते हैं, फेगोसोम। अब आगे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है, नाम सुना होगा आपने बचपन से, छोटी क्लासेस में, फॉर एग्जांपल 8th 9th में आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर बच्चों होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अब इस फेगोसोम का फ्यूजन होता है लाइसोसोम के साथ, यानी लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है और फेगोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज कर जाती हैं। और आपने गौर किया बच्चों, ये जो फेगोसोम की मेम्ब्रेन है वो आई कहां से, कहां से आई, डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गौर कीजिए डायग्रामेटिकली, ये स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही तो हो रहा है, ड्यू टू आउटवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो किसकी मेम्ब्रेन बन चुका है, फेगोसोम। ओके, तो अब इन दोनों मेम्ब्रेन, फेगोसोम की मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन का क्या होगा बच्चों, फ्यूजन। ये चिपक जाएंगी और जहां फ्यूजन होगा वहां पर ही मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व होकर सिंगल बनके, तो ये येलो वाला पार्ट आपको बता रहा है मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, जबकि व्हाइट वाला पार्ट आपको क्या बता रहा है, मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसोम। मेम्ब्रेन्स दोनों की फ्यूज हो गई, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है लाइसोसोम के, वो इस बैक्टीरियल सेल का क्या कर लेंगे बच्चों, डाइजेशन। तो डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, वो थ्रू डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है इसमें के थ्रू वो अल्टीमेटली आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल, लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसोल, उसमें आ जाएंगे। और पीछे बच्चों कुछ अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स भी बच जाएंगे। देखिए लाइसोसोम में मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बच्चों, लेकिन फिर भी जैसे ये जो बैक्टीरियल सेल को इंजेस्ट किया है फेगोसाइटिक सेल ने, इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके डाइजेशन के लिए हो सकता है लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम ना हो। तो जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स रह जाएंगे ना बच्चों, वो अब जो बचे हुए रहेंगे इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजिडुअल बॉडी। क्या बोला जाता है, रेजिडुअल बॉडी, RESIDUAL, रेजिडुअल बॉडी। ओके, सिंपल। तो ये रेजिडुअल बॉडी अल्टीमेटली जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। कौन सा प्रोसेस, एक्सोसाइटोसिस, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है दे विल बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, उनको सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस का फंक्शन, एक फंक्शन ये होगा इजेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, खैर, तो फिलहाल हमने देखा जो फेगोसाइटोसिस है उसमें क्या किया जा रहा है, सेल सॉलिड पार्टिकल्स को खा रही है, सॉलिड पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर रही है या एनगल्फ कर रही है, वेरी सिंपल। सो और इसमें क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इवेजिनेशन, यानी कि आउटवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। नाउ बच्चों वी कम टू पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, इसे सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। सिंपल, यानी सेल खाती भी है और सेल पीती भी है, वेरी सिंपल है ना, सॉलिड्स को खाती है और लिक्विड्स को पीती है, सिंपल। सो व्हाट इज पिनोसाइटोसिस, अपटेक ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स
by a cell in the form of vesicles is called as पिनोसाइटोसिस. वेरी सिंपल है ना. इसी बात को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं बच्चों. तो गौर कीजिएगा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर कोई लिक्विड ड्रॉपलेट है सपोज जिसको सेल को एंगल्फ करना है. तो यहां पर जैसे ही लिक्विड ड्रॉपलेट कांटेक्ट में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिसमें कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सॉल्युबल सॉल्यूट्स, ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग होती है. पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंस नोटिस किया आपने. फेगोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है? आउटवर्ड फोल्डिंग, जैसे बोलते हैं इवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है? इनवर्ड फोल्डिंग, जिसे बोलते हैं इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. INVAGINATION, ओके, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, उसे बोलते हैं पिनोसोम. ओके, और सिमिलरली ये पिनोसोम भी जाकर के किसके साथ फ्यूज करेगा? लाइसोसोम. वही आगे के स्टेप्स, फिर जो कंटेंट्स यहां पर है उनका डाइजेशन हो जाएगा एंड सो ऑन, सेम प्रोसेस. इज दैट क्लियर? लेकिन बेसिक डिफरेंस आपने नोटिस किया, यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है? इनवेजिनेशन, इनवर्ड फोल्डिंग. ठीक है. दूसरी बात, जिस मटेरियल को सेल के अंदर लिया जा रहा है वो सॉलिड है या लिक्विड है? लिक्विड. सिंपल. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. एक बात और बच्चों गौर करने वाली बात है, इन दोनों ही प्रोसेसेस में आपने गौर किया, कोई सिंगल मॉलिक्यूल को सेल के अंदर नहीं लिया जा रहा है, बल्क ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड. बैक्टीरियल सेल आप खुद सोच के देखिए, सिंगल पूरा एक सेल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसको फेगोसाइटिक सेल पूरा खा रही है. तो उसमें तो कई सारे डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स है ना. पहले जो हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल ग्लूट, तो ग्लूट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो एट ए टाइम केवल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है. उसी तरह से अगर हम बात करें से फॉर एग्जांपल सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर, तो वो सोडियम आयन एंड ग्लूकोज आयंस, दो सोडियम आयंस और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक साथ ट्रांसपोर्ट करता है. सिंपल. तो गिने चुने मॉलिक्यूल्स या आयंस का एट ए टाइम ट्रांसपोर्ट किया जाता है, गेटिंग द पॉइंट. जबकि यहां पर बल्क ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बल्क, BULK, बल्क मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. तो ये ध्यान रखिएगा. नाउ बच्चों वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड दैट इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. ये क्या होता है? नाम से मिल रहा है बच्चों, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन की हेल्प से किसी मटेरियल को अंदर लिया जाएगा, सेल के अपटेक किया जाएगा, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. फॉर एग्जांपल सपोज ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी मेम्ब्रेन में एक येलो कलर का आप देख रहे हैं एक प्रोटीन प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन. अब इसके साथ एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है जिसे बोलते हैं लिगेंड. ओके, तो ये लिगेंड ने जैसे ही बाइंडिंग किया, अब क्या होता है बच्चों? इस मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग होती है, इन्वेजिनेशन. तो ये वेसिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बना यहां पर, ये मेम्ब्रेन इस एंड पे फ्यूज कर जाएंगी, ये वेसिकल बना. वेरी सिंपल. तो ये क्या हुआ? जो लिगेंड मॉलिक्यूल था वो सेल के अंदर आ चुका है. इज दैट क्लियर? और इसका सेल के अंदर स्पेसिफिक यूज किया जा सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेस बच्चों किया जाता है जैसे कई सारे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में. फॉर एग्जाम्पल आगे आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, है ना, LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स. फॉर एग्जांपल इज दैट कि लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन. ओके, जब ब्लड में लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है बच्चों, तो लिपिड प्लस प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में किया जाता है, जिसे बोलते हैं लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स. वेरी सिंपल. ओके, तो यहां इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं. फेरिटीन एक प्रोटीन होता है बच्चों, आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन. ठीक है, तो फेरिटीन का अपटेक जो सेल्स करती हैं वो भी इसी मैकेनिज्म से करती हैं. पर बच्चों इसी मैकेनिज्म का यूज करके, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी मैकेनिज्म का यूज करके एक वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है. उसका नाम है HIV. सभी ने नाम तो सुना ही होगा. HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स डिसीज कॉज करता है. ठीक है, तो ये जो वायरस है HIV, ये बच्चों क्या करता है पता है आपको? है ना, हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, मैंने आपको नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. इसमें से जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है बच्चों, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी. इम्यूनिटी वर्ड अभी आपने बहुत सुना होगा. तो इम्यूनिटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल जो सेल्स होती है उनका नाम है लिम्फोसाइट्स. ये दो तरह की होती है बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें बी सेल्स एंड टी सेल्स भी कहते हैं. नाउ जो टी सेल्स होती है बच्चों, ये कई सारी टाइप्स की होती है. फॉर एग्जाम्पल किलर टी सेल्स, इज दैट क्लियर? हेल्पर टी सेल्स. ओके, है ना. तो ये जो हेल्पर टी सेल्स होती है ना बच्चों, ये हेल्पर टी सेल्स की सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है बच्चों CD4 रिसेप्टर. क्या नाम होता है? CD4 रिसेप्टर.
इस रिसेप्टर से बाइंड करता है एचआईवी पार्टिकल और उसका हो जाता है एंडोसाइटोसिस, और इस तरह से ये हमारी बॉडी सेल्स में एंटर करता है। तो एचआईवी कौन से मैकेनिज्म से ह्यूमन बॉडी सेल में एंटर करता है? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस वाले मैकेनिज्म से एंटर करता है, याद रखिएगा। ओके, तो ये थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा थी बच्चों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया गया। एग्जैक्टली याद रखिएगा, एचआईवी हमारी बॉडी में कौन से मैकेनिज्म से एंटर करता है? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। मेडिकल साइंस से रिलेटेड बात है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में भी आपके काम आ सकता है। नाउ बच्चों, एंडोसाइटोसिस के हमने टाइप्स पढ़ लिए। नाउ वी कम टू एक्सोसाइटोसिस। व्हाट इज एक्सो? एक्सो मतलब आउटसाइड द सेल, अंदर कुछ मटेरियल है, बाहर भेजना है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो क्या होता है, पढ़िएगा। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब ही क्या होता है? सेंडिंग आउट। एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अ सेल with the help of vesicles is called as exocytosis. इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपने नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। सिंपल, पेनक्रियाज नाम सुना होगा आपने। पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर बच्चों सेल्स की यूनिट्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसमें कई टाइप की सेल्स होती है, फॉर एग्जांपल अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। उसमें से ये जो बीटा सेल्स होती है ना बच्चों, ये इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं, यानी प्रोड्यूस करती हैं, और फिर उसे सीक्रेट करती हैं। सीक्रेट मतलब एक्सपोर्ट आउटसाइड द सेल, ब्लड में, और फिर ब्लड से सर्कुलेट होते हुए इंसुलिन हार्मोन स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पर जाकर के अपना एक्शन शो करता है। ओके, तो बच्चों इसका सीक्रेशन जो है कौन से मैकेनिज्म से होना है? एक्सोसाइटोसिस। उसी तरह से बच्चों आपने पढ़ा होगा नर्व इंपल्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, या पढ़ेंगे नहीं पढ़ा होगा तो, कि जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स, वो क्या करती हैं? दे सीक्रेट सर्टेन केमिकल्स which help in nerve impulse conduction across a synapse. Connection between, junction between two nerve cells is called synapse. Okay, तो these are called as neurotransmitters. ठीक है, तो वो भी, उनका भी सिक्रीशन जो है बच्चों, सिंपल, उनका भी सिक्रीशन जो है ना, कौन से मैकेनिज्म से होता है? एक्सोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर? सिंपल, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। नाउ बच्चों एक और एग्जांपल है इजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे फैगोसोम में जो बैक्टीरियल सेल का को एंगल्फ किया था सेल ने, है ना, फैगोसाइटिक सेल ने, उसका कुछ पार्ट्स अनडाइजेस्टेड रह सकते हैं। इन अनडाइजेस्टेड पार्ट्स को सेल के बाहर भेजा जाएगा, कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो डायग्रामेटिकली देखिएगा बच्चों, यहां पर सिंपल, सपोज ये एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पड़ा हुआ एक सीक्रेटरी वेसिकल। सपोज जैसे अभी आपको बताया था बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ओके, तो उसके अंदर ये सीक्रेटरी वेसिकल पड़ा हुआ है। सीक्रेटरी वेसिकल इसलिए बोला बच्चों, ये कैसा वेसिकल है जिसके अंदर जो मटेरियल है उसका सीक्रेशन किया जाना है आउटसाइड द सेल, इसलिए बोलते हैं सीक्रेटरी वेसिकल। नाउ अब ये सीक्रेटरी वेसिकल जाकर के अंदर की साइड फ्यूज करता है, चिपक जाता है, किससे? इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जहां ये मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है ना बच्चों, वहां पर एक होल का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस होल से होकर के जो कंटेंट है वो आ जाता है बाहर, आउटसाइड द सेल, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल, यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाहर कम, तो ये अब ये बाहर आ गया। वेरी सिंपल। सो दिस इज हाउ एक्सोसाइटोसिस अकर्स। तो ये हमने एग्जांपल देखा बच्चों, है ना, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स और इजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स अकर्स बाय विच प्रोसेस? एक्सोसाइटोसिस। एक बात बच्चों, तो यहां पर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, पर यही बात, एक बात बताएं बच्चों, सिंपल, अगर आपसे पूछा जाए कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कैसा प्रोसेस है, पैसिव या एक्टिव? थोड़ा सोचिए एक बार। तो अगर आपने सोचा तो कुछ बच्चे है ना जवाब दे देते हैं पैसिव, लेकिन कुछ बच्चे जो ध्यान से सुन रहे होते हैं वो जवाब देते हैं एक्टिव। और लॉजिक क्या लगाता है कि सर जो आपने चार्ट बनवाया था उसमें वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की साइड में लिखा हुआ था, तो इसका मतलब एक्टिव ही होना चाहिए, है ना, गेटिंग द पॉइंट। और कुछ बच्चे जो इसमें एटीपी का जिक्र नहीं हुआ इसलिए बोल देते हैं पैसिव। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहली बात सिंपल सा लॉजिक है, वो जो चार्ट में लिखवाया था आपको, कौन सी साइड था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, यानी ये इसमें एनर्जी तो कंज्यूम होता है, ये एक्टिव प्रोसेस है। दूसरा, एनर्जी किस फॉर्म में कंज्यूम होता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो यहां शो नहीं किया गया बच्चों, क्योंकि सिंपल जो डिटेल्स है बच्चों इस प्रोसेस की, वो आपके लेवल से बियॉन्ड है, दोज आर बियॉन्ड योर लेवल, नीट के लेवल से ऊपर की बातें, वो हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग एमएससी।
ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, सिंपल। तो वो अभी आपको इस लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल ध्यान रखेंगे, ये जो वेसिकल्स बनते हैं ना बच्चों, ये जो वेसिकल्स बनते हैं, वेसिकल फॉर्मेशन प्रोसेस में एनर्जी खर्च होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए ये प्रोसेस कैसा है? एक्टिव प्रोसेस। तो याद रखिएगा, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस है, चाहे एंडोसाइटोसिस हो या एक्सोसाइटोसिस हो, कैसा प्रोसेस होता है? एनर्जी कंज्यूमिंग, यानी कि एक्टिव प्रोसेस होता है। एंड बच्चों, नाउ वी विल कंपेयर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। सो यू कैन हैव अ लुक एट द टेबल। 3 टाइप्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना है: सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर। तो ये हमने कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस डिस्कस नहीं किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको ये मिलेगा पेज नंबर 176 पे, ओके, वहां से आप इसे रीड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी, इधर हमने फीचर लिखा हुआ है, देन कंपैरिजन बिटवीन सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला फीचर आता है बच्चों, रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या किसी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? तो सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ा था बच्चों, इट इज सिंपल डिफ्यूजन मींस डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू ट्रांजिएंट गैप्स फॉर्म्ड इन बिटवीन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। तो उसमें किसी प्रोटीन की तो जरूरत पड़ी ही नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? नो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, यस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यस। सेकेंड फीचर, हाईली सेलेक्टिव। तो हाईली सेलेक्टिव तो वही होगा ना बच्चों जहां ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का रोल होगा। सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, तो नो, यस, यस। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होगा या नहीं होगा, मींस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की जो रेट है, क्या वो एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगी? क्या उस पर कोई अपर लिमिट होगा? द आंसर इज यस। क्योंकि जहां भी बच्चों, सिंपल सी बात है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में जहां ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का रोल है, तो वहां बच्चों जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, मैक्सिमम वो जितना एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जबकि सिंपल डिफ्यूजन में क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां हमें ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल, ग्लूट मॉलिक्यूल्स। ग्लूट यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज देयर आर 10 ग्लूट मॉलिक्यूल्स, तो मैक्सिमम कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ सेल के अंदर आ सकते हैं? 10। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। वेरी सिंपल। तो जहां भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का रोल होगा बच्चों, वहां पर ट्रांसपोर्ट की एक अपर लिमिट, ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट की एक अपर लिमिट हमें देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हमें देखने को मिलता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मिलता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में कोई ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता है। देन हार्मोनल रेगुलेशन। बच्चों, हार्मोनल रेगुलेशन भी वही होगा जहां ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इंसुलिन का रोल क्या होता है। इंसुलिन इंक्रीजेस सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ग्लूट मॉलिक्यूल्स। याद आया? तो ये क्या हुआ? हार्मोनल रेगुलेशन। तो जहां भी बच्चों ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, वहां क्या हो सकता है? हार्मोनल रेगुलेशन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस। सिंपल डिफ्यूजन, नो। उसी तरह से बच्चों एक एस्पेक्ट आता है, एक पॉइंट आता है, सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स। तो बच्चों ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ना, इनके साथ कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं और इनको इनहिबिट कर सकते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को ब्लॉक कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स। ये भी उन्हीं केसेस में होगा एप्लीकेबल जहां क्या इन्वॉल्व होगा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यस, सिंपल डिफ्यूजन नो। देन आता है बच्चों अपहिल ट्रांसपोर्ट। ये क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड अपहिल एंड ट्रांसपोर्ट
डाउन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। वेरी सिंपल, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट नो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कैसे होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, यानी कि अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नो। कैसा है ये? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बच्चों? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम क्या बोलेंगे? अपहिल ट्रांसपोर्ट। वेरी सिंपल। उसी तरह से बच्चों एक और एस्पेक्ट आता है कि वेदर इट रिक्वायर्स एनर्जी और नॉट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वेरी सिंपल। सो सिंपल डिफ्यूजन नो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एनर्जी रिक्वायरमेंट नो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यस। याद कीजिए सोडियम पोटेशियम एटीपीज की बात की थी हमने। इट रिक्वायर्स एटीपी, एनर्जी कंज्यूम होता है। वेरी सिंपल। सो दिस इज अ कंपैरिजन बच्चों, और ये आपको मिलेगा आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, ठीक है। तो ये हमने कंपैरिजन किया डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स का। एंड नाउ बच्चों वी कम टू द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपके एनसीईआरटी का एक पॉइंट है बच्चों सिंपल, कि फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा था कि मॉडल का नाम ही क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड इन नेचर। कंप्लीटली फ्लूइड नहीं होता है, इट इज पार्शियली फ्लूइड इन नेचर। सिंपल भाषा में कहें, इट इज लाइक विस्कस लिक्विड। इट इज लाइक विस्कस लिक्विड। ओके, तो ये जो फ्लूइड नेचर है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। कैसे? वन बाय वन समझते हैं। पहला है सेल ग्रोथ। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, सपोज ये स्मॉल सेल है। अब इसमें ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन मास एंड वॉल्यूम। तो ये बच्चों तभी पॉसिबल है ना जब ये स्ट्रक्चर कैसा हो? फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल का हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में आप सभी जानते हैं सेल वॉल तो होता नहीं है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, जब उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा है ना। कैसे? क्योंकि उसमें नए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। जब उसके साथ अंदर से वेसिकल्स फ्यूज करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ेगा ना बच्चों। तो सेल ग्रोथ में यही होता है। तो सेल एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। अगर मान लीजिए ये वॉल की तरह रिजिड स्ट्रक्चर होता बच्चों, तो क्या इसमें एक्सपांशन पॉसिबल हो पाता? एक्सपांशन पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है ड्यू टू इट्स फ्लूइड नेचर और सेमी फ्लूइड नेचर। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले इसमें एक्सपांशन होता है, सेल ग्रोथ हुआ। फिर दूसरा एस्पेक्ट है बच्चों सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बच्चों सिंपल दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है बच्चों, उसके डिवीजन को हम टू पार्ट्स में विजुअलाइज कर सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां पर ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं बच्चों, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया सिंपल, और ये दो न्यूक्लियाई बन गई, डॉटर न्यूक्लियाई। और जब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं सेंट्रल पार्ट में, इनर अंदर की तरफ है ना फोल्ड हुई है, यहां पर क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्मेशन। इसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन मेथड। तो इस मेथड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना मिड पार्ट में, मिड प्लेन में अंदर की तरफ इनवर्ड फोल्डिंग होती है, और अल्टीमेटली जब इस सेंट्रल पॉइंट पे जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो इस तरह से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन ये क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो अगेन फ्लूइडिटी का रोल आ गया यहां पे। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस। तो बच्चों इंटरसेल्युलर जंक्शंस मींस जंक्शन बिटवीन टू सेल्स। तो दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर जंक्शन के फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब ये फ्लूइड नेचर का है या फ्लेक्सिबल नेचर का। फॉर एग्जांपल सिंपल बच्चों, टाइट जंक्शन हमने पढ़ा था, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है, जहां से कोई भी मटेरियल क्रॉस नहीं कर सकता एपिथेलियम को। नाउ इसका फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है बच्चों जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में टाइट कनेक्शन हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब अगर मान लीजिए रिजिड स्ट्रक्चर होता और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अगर आप रिकॉल करें तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, तो जहां प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं वहां एक बल्ज होता है ना, एक उभार होता, तो वहां पर उन प्रोटीन्स के बीच में गैप रह जाता, तो टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि ये फ्लूइड नेचर है, फ्लेक्सिबल है, तो यहां पर टाइट कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से ये इंटरसेल्युलर जंक्शंस लाइक टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन हो पाता है। तो अगेन फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन फंक्शन लाइक फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस। देन वी कम टू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, वेसिकल्स की फॉर्म में मटेरियल्स का मूवमेंट आइदर इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल।
तो ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है ना जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, याद कीजिए हमने फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड्स, यस और नो? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू फ्लूइड नेचर और फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो याद रखिएगा, फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शंस. नाउ बच्चों, हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ लिया, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने समझा. फ्लूइड नेचर हो, चाहे उसका क्वासी फ्लूइड नेचर हो या सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर हो, उसको हमने समझा. अब एक बार हम इसको कंपेयर कर लेते हैं समराइज करते हुए प्रीवियस मॉडल से. हम एक बेसिक बात देख लेते हैं कि हाउ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉडल्स. ये दूसरे मॉडल से किस एस्पेक्ट में डिफरेंट है. तो आइए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सिंगर एंड निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले कई सारे मॉडल्स दिए गए, उनमें से दो इंपॉर्टेंट है जिनका जिक्र अक्सर बुक्स में देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल एक है जिनका नाम है डेवसन एंड डेनियलीज ट्राइलेमिलर मॉडल और सैंडविच मॉडल. दो साइंटिस्ट थे, क्या नाम थे उनके? डेवसन एंड डेनियली. तो इनका मॉडल जो है ट्राइलेमिलर मॉडल क्यों बोलते हैं? ट्राई मींस थ्री, लेमिला मींस लेयर्स, तो ट्राई लेयर्ड मॉडल, थ्री लेयर्ड मॉडल इसे बोलते हैं. कैसे? देखिएगा, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया कि सेंट्रल में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो होती है, लेकिन आउटसाइड और इनसाइड क्या होती है? प्रोटीन्स की लेयर्स होती हैं. ओके, सो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन. एक्चुअली ये जो लिपिड बाइलेयर है उसमें PLLP, तो सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं जो व्हाइट कलर में शो किया हुआ है, ये है लिपिड लेयर, है ना? प्रोटीन की एक आउटर लेयर और प्रोटीन की एक इनर लेयर, तो ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए इसको नाम दिया गया बच्चों ट्राइलेमिलर मॉडल. ओके, इसी को सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं. आपने सैंडविच जरूर खाया होगा. ब्रेड होता है, दो ब्रेड्स होते हैं और बीच में होती है स्टफिंग, तो ट्राइलेड स्ट्रक्चर, तो सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं. अब डिफरेंट कैसे ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से? याद कीजिए बच्चों, हमने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जबकि यहां इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की. इन्होंने बस ये बोला कि बीच बीच में छोटे छोटे ट्रांजिएंट गैप्स होंगे जहां से होकर के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं. पर इस तरह से बच्चों जो मॉलिक्यूल्स स्पोर से छोटे होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे. तो इस तरह से ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को सैटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं करता है, और जो कौन कर पाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. इसीलिए बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया, और यह मॉडल कैसा है? रिजेक्टेड मॉडल. इसके बाद बच्चों एक मॉडल और आया जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, विच वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्टसन. रॉबर्टसन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया. उन्होंने कोई नई बात नहीं बोली, बस उन्होंने डेवसन और डेनियली के मॉडल को ही क्या कर दिया? जनरलाइज. इन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे ही जो सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जो मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं बच्चों, उनका स्ट्रक्चर भी, बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पर बच्चों सोच के बताइए, जब ये मॉडल ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो क्या रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक्सप्लेन कर पाएगा? द आंसर इज no. So both these models are rejected. डेवसन एंड डेनियली का ट्राइलेमिलर मॉडल या रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, both these models are rejected. तो आपसे अगर सिंपल एक लाइन में पूछा जाए कि आप बताइए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन अदर मॉडल से किस मामले में डिफरेंट है, किस एस्पेक्ट में डिफरेंट है, किस फीचर में डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? आपको सिंपल बोलना है, इट इज डिफरेंट with respect to the arrangement of protein molecules. Okay, so fluid mosaic model of plasma membrane differs from other molecules with respect to the arrangement of protein molecules. यही एक सिंपल क्वेश्चन बनाया जा सकता है बच्चों. Is that clear? So that is all about प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सबसे पहले बच्चों हमने एक ऐसे टॉपिक को लिया जिसमें काफी कुछ एक्सप्लेन करने वाला पार्ट था, इसलिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि बच्चों यूनिवर्सल फीचर है ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स, इसलिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ा. नाउ बच्चों नेक्स्ट टर्न में हम बात करेंगे स्टार्टिंग से सेल की बेसिक डेफिनेशन से लेकर के डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड देन द हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी. ओके, तो इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर.